में घूमने वाले लोहार, गाड़िया लोहार कहा जाता है। उसी समाज से एक बहन हमारे साथ है जो मास्टर करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करें, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके समाज की स्थिति क्या है और एजुकेशन लेवल क्या है। क्या नाम है, पहला अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिमरन है और मैं गाड़िया लोहार समाज से हूँ। वो एक जैसा आपने कहा कि आप गाड़िया लोहार समाज से हैं, जो एक घुमंतू समाज है, तो गाड़िया लोहार वही गाड़िया लोहार जो महानगरों में कहीं ना कहीं जो रोड के किनारे बस जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं, फिर लोहार का काम करते हैं, वही गाड़िया लोहार। हाँ जी, आपने देखा होगा पार्कों के किनारे, रोड की पटरियों के किनारे जो लोहा बेचने वाला समाज है, वही गाड़िया लोहार समाज है। तो गाड़िया लोहार में मैं पहली बार किसी लड़की को देख रहा हूँ इस लेवल पर के जिसने मास्टर्स किया हो और यूपीएससी की तैयारी करो, तो कैसे लगा कि आपको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं बताऊंगी। एक तो पहले अपनी खुद की मानसिकता होती है कि मुझे ये करना ही है। ऐसा एक किस्सा अगर मैं बताऊं तो मेरे बचपन का भी है, जब हमारे पास पानी की कोई सुविधा थी नहीं और वहाँ के जो एमएलए थे, तो मेरे माता पिता और बस्ती के लोगों ने कहा था कि हम लोग वहाँ पे हाथ पैर जोड़ेंगे, पानी हमारा शायद लग जाए। तो वो चीज़ थी जो मेरे क्लिक की कि पानी तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको ही मिलनी चाहिए, उसके लिए हाथ पैर क्यों जोड़ना। तो वो चीज़ क्लिक हुई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे ये लोगों को हाथ पैर जोड़ना ही ना पड़े, हमारे समाज के लोगों को। तो धीरे आगे बढ़ते समझ आए कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते मैंने ये समझा कि सिर्फ मेरे अकेले कुछ करने से नहीं होगा, मेरे समाज के जो बाकी बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें पढ़ाने का काम शुरू किया। उसके बाद मेरा मिलना हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों से। तो उन्हीं के साथ मिलकर मैंने अब पूरे दिल्ली में अपने जितने भी घुमंतू समाज है और मुख्यतः गाड़िया लोहार समाज, उनके बीच में शिक्षा का और रोजगार का काम शुरू किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आज़ादी के समय से और आज़ादी के पहले से लड़ते रहे, जिसके शेड्यूल कहा, शेड्यूल ट्राइब के लिए, घुमंतू जातियों के लिए उन्होंने शेड्यूल किया, संविधान में अधिकार भी दिए। उसके बावजूद भी आज भी जो घुमंतू समाज है वो बस नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, आधार कार्ड नहीं है, प्रॉपर कागज़ नहीं है। कैसे आप उनकी लड़ाई लड़ पाएंगी? बाबा साहब की अगर हम लोग बात करें और उनका जीवन काल देखें तो उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष रहा है, लेकिन उनका संघर्ष रहा कि उन्हें उस टाइम पे जो जाति भेद होता था, निचली जाति, ऊंची जाति, छुआछूत, इन सब के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए। और जिस तरीके से संघर्ष के बाद उन्होंने पढ़ाई की और इस लेवल तक पहुँचे कि आज हम सब उन्हें बाबा साहब कह रहे हैं। तो मतलब उन्होंने भी जब ये SC ST की बात की थी तो वो उस समय के कारण की थी जिस समय ये भेदभाव हो रहा था। लेकिन आज हम लोग अगर इसकी बात करें तो किसी जाति के नाम पे दे देना कोटा, या फिर उनका भी कहना था कि 10 साल तक हम सिर्फ इसको देखें, अगर ये सफल होता है तो इन लोगों को दोबारा कोटा ना मिले। कौन से वाला था 10 साल वाला आरक्षण, अगर आपको जानकारी हो तो? SC ST वाला। नहीं, कौन सा, राजनीतिक आरक्षण या नौकरियों वाला आरक्षण? 10 साल का कौन सा था? राजनीतिक ही था जो उन्होंने लिखा था। राजनीतिक आरक्षण था। बाकी जो दूसरे वाला आरक्षण था, नौकरियों वाला आरक्षण था, वो जब तक छुआछूत और जातिवाद रहेगा। जी। तो आपको अवसर मिला है, शायद मैं समझता हूँ कि पहली अपने समाज की आप लड़की होंगी जिन्होंने मास्टर्स किया। और भी कोई आपकी नज़र में है? मास्टर्स तो शायद मैंने ही किया, लेकिन हमारे समाज के और भी बच्चे हैं, लड़के हैं जो अच्छा पढ़ रही हैं। एक लड़की ने MCA किया है, एक लड़का CDS की तैयारी कर रहा है, और मतलब एक लड़का है जो खुद SSC की तैयारी करवाता है। और ऐसे ही हमारे समाज में एक लड़की है जो अपने सारा दिल्ली में डॉक्यूमेंटेशन का काम देखती है, तो जैसे जैसे हो पाता है वो करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? कहा जाता है कि जो गाड़िया लोहार हैं, जो जिस जाति से आप आते हैं, उनकी कुछ कस्में थी, उन्होंने कहा कि हम जब तक लौट करके अपने घर नहीं जाएंगे, जब तक किला, कुछ ऐसी रूमर है। कितनी सच्चाई है? ये रूमर नहीं है, इसका शिलालेख भी एक चित्तौड़ में आपको मिल जाएगा। सफ़ेद रंग के शिलालेख पे ये लिखा हुआ है उनकी जो 5 कस्में थी। जो पहली थी कि उस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, वो जो चित्तौड़ का किला जहाँ पर है, स्थायी घर नहीं बनाएंगे, जिसके नाते हम लोग देखते हैं ना कि आज रोड पर सारे लोग रह रहे हैं, वो उसी कसम के नाते है। और दीपक नहीं जलाएंगे या फिर खाट पर नहीं सोएंगे, क्योंकि उस टाइम पे कुएं होते थे तो पानी खींचने के लिए रस्सी होती थी, वो रस्सी ही नहीं रखेंगे। तो ऐसी कुछ कठोर कस्में थी जो आज तक वो लोग निभाते आ रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है अपनी जो स्वामी भक्ति कह लीजिए, राष्ट्र प्रेम कह लीजिए, या फिर अपना स्वाभिमान कह लीजिए कि हम मुगलों के आगे हम लोग झुकेंगे नहीं। उसके मतलब बदले में भले ही हमें घास की रोटी भी क्यों ना खानी पड़े। तो ये सारा
मतलब तो यही कारण है। घुमंतु जातियों की आप एक प्रमुख जाति हैं, और भी बहुत सारी जातियाँ, नट हैं और जो खेल तमाशा दिखाने कठपुतली वाले, वो तमाम घुमंतु जातियाँ हैं। अब क्या सरकार से डिमांड है, क्या होना चाहिए? आपको बसाया जाना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए, एजुकेशन का स्तर जो है वो बेहतर, उसके लिए बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। बिल्कुल, सरकार से तो यही मांग है कि मतलब इतना साल हो गया जो रोड पर हम लोग रह रहे हैं, सरकार को आज तक दिखा ही नहीं कि कितनी परेशानियों से लोग रह रहे हैं। मतलब हमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, अपना सीएम आवास योजना है, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें, डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। तो सरकार को जब पता है कि ये लोग ऐसे हैं तो कभी पूछे तो उनसे वजह कि ऐसे क्यों रह रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आपकी जो कस्में थी गाड़िया लोहारों की, वो मुगलों के खिलाफ थी। मुगल, जब तक मुगल नहीं जाएंगे तब तक हम ये कसम खाएंगे, गुलाम नहीं होंगे। अब तो मुगल चले गए, देश आज़ाद हो गया, तो आपको नहीं लगता कि मूल धारा में शामिल होना चाहिए? समानता, बंधुता, जो सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था कि जाति विहीन समाज बने, समता मूलक समाज बने, तो उस समाज का हिस्सा गाड़िया लोहार को भी होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर 21 दिन तक हम कोई काम लगातार करें ना तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो 500 वर्ष तक इन लोगों का संघर्ष क्या चलन में नहीं आ गया? तो वो चीज़ दिमाग से निकालना कि मुख्य धारा भी कुछ होती है, आज का समय के साथ चलना भी कुछ होता है, उसमें समय लगेगा, जो अपने से हमें आने में टाइम लगेगा। लेकिन कोई अगर हाथ पकड़ कर चलने वाला, सिखाने वाला हो तो हम लोग शायद इस तरफ वो तेज़ी से आगे बढ़ पाए। बाकी हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो आपको दिल्ली में कितनी संख्या लगभग गाड़िया लोहारों की है? दिल्ली में गाड़िया लोहारों की लगभग 7,000 संख्या है और कुल 115 बस्तियां हैं। 115 बस्तियों में 7,000 गाड़िया लोहार के लोग जो वो रहते हैं, परिवार टोटल मिलाकर कोई आबादी है। एजुकेशन लेवल अभी आप कहाँ तक देख पा रहे हैं? एजुकेशन लेवल की अगर हम परसेंट में बात करें तो वो 2% ही होगा। मतलब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस कालखंड में जो बच्चे हैं सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। इससे पहले के बच्चे वो सब अपने काम में जैसा आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं है, जो पैन कार्ड नहीं है, तो आप मोबाइल नंबर, गाड़ी में देखें, गाड़िया लोहार के बहुत सारे बच्चे मोटरसाइकिल पर चलते हैं, तो वो सारी सुविधाएं फिर कैसे आप ले पाते हैं? सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कुछ पहले बन गए। जैसे मैंने बताया टीकाकरण का कार्ड, उसके लिए तो कुछ दिखाना नहीं पड़ता, आपका जन्म हुआ है वो बन जाता है, उसके आधार पर काफ़ी सारी चीज़ें। या फिर अगर हमें वोटर आईडी बनवाना है तो एमएलए के साइन से बनवा लेंगे, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से इधर उधर से बनवाए हैं कुछ लोगों ने, तो कर चल रहा है काम। चलिए, तो आप गाड़िया लोहार, जैसा मैंने इनके परिचय में बताया, जो आपको पूरे देश में घूम घूम करके जो लकड़ी की गाड़ियाँ, पुराने ज़माने में बैलगाड़ियाँ जिनको कहते थे, उनमें घूम घूम करके कुछ लोग राजस्थानी वेशभूषा में आपको मिल जाते थे। वो घूम घूम करके लोहार थे और वो लोहे का आइटम जो है वो बेचते थे। उन्हीं में आप सोनम हैं जो गाड़िया लोहार समाज से आती हैं और एमए किया है उन्होंने। तो मेरी एक अंदर से जिज्ञासा हुई कि इस बेटी से बात की जाए ताकि समाज को एक मैसेज जाए कि वो समाज जो हाशिए पर था, जिसको आगे लाने का सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था और कहा था कि वो समाज जो हाशिए पर रह गया उसको मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। उस समाज की बेटी ने एमए किया और वो आज सेमिनार में आई थी। तो आप पूरी बातचीत से क्या इत्तेफाक रखते हैं? आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। सर, मैडम